नमस्कार, मैं देवाशीष शर्मा अर्बन आवाज से। आज हम इस वीडियो में यूनियन बजट 2022 के बारे में जानेंगे, जो कि हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने संसद में पेश किया। और इसके ओवरव्यू को जानने के लिए और उसमें क्या फ़ायदे हैं और क्या घाटे हैं उसको जानने के लिए हमारे साथ आज इस वीडियो में मौजूद है एडवोकेट मोहित सिंह, जो कि एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट और साथ ही में वकीलगिरी लीगल्स के को फाउंडर भी हैं। अब इस वीडियो में आगे मोहित जी आपको इस बजट के ओवरव्यू के बारे में बताएंगे। सभी को पता है आज 1 फरवरी 2022 को फाइनेंशियल बजट 2022 आया है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए बोला गया है। इस बजट को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने आज सदन के अंदर बोला और इसके अंदर बहुत सारी बातें बताई गई, जो कि कुछ बातें आम लोगों के मतलब की भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स के फायदे की हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो पूरे बजट को एनालाइज हमने इस वीडियो के अंदर करा हुआ है, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और आप समझिए कि ये बजट किस हद तक आपके फायदे की चीज बोल रहा है या आपके फायदे की बात बोल रहा है। रिटर्न जो भी फाइल करे जाएंगे उनके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज लगाया जाएगा, ऐसा कुछ इस बजट के अंदर नहीं बोला गया। बहुत सिंपल सी बात अगर देखा जाए तो ये जो बजट जितना भी है, ये बजट पूरा का पूरा वैसा ही था जैसे पिछले साल है। इसके अंदर ऐसा कोई चेंज आया नहीं है। कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स पे गवर्नमेंट ने जरूर बोला हुआ है, जैसे कि क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बोला गया है। इन्होंने क्रिप्टो करेंसी बहुत हॉट टॉपिक रहा है पूरे इंडिया के अंदर हमेशा से ही, और क्रिप्टो करेंसी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ बातें रखी हैं। अभी तक क्रिप्टो करेंसी के ऊपर कुछ बातें क्लियर नहीं थी, तो स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि क्रिप्टो करेंसी टैक्सेबल है। उन्होंने क्रिप्टो करेंसी को 30% टैक्सेबल कर दिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट की क्या हो रहा है, कैसा स्लैब है, कैसा क्या 30% उसको टैक्सेबल करा गया है उसके प्रॉफिट को, और लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड या आगे बढ़ाने की या लॉसेस को क्लेम करने की जो है परमिशन डिपार्टमेंट ने नहीं दी। यानी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने वाले लोगों के ऊपर ये दिक्कत वाली बात है कि वो लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते और प्रॉफिट के ऊपर टैक्सेबिलिटी उनको देनी पड़ेगी। तो इस बात को ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही व्यूज मेरे हिसाब से होने चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव व्यू उसका ये भी है कि डिपार्टमेंट क्रिप्टो करेंसी को बैन करने की बात नहीं करा, क्योंकि भाई बिटकॉइन के अंदर इंडिया के अंदर बहुत यूथ ने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, बहुत लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करे हुए हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट्स इनके खराब नहीं होने वाले। एटलीस्ट गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट करा, ये वाली बात हमें समझ में आना शुरू हो चुकी है। इवन आरबीआई खुद भी ईयर 22-23 के अंदर अपना खुद का क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन के अंदर लेके आने वाला है, जो डिजिटल एसेट्स जिन लोगों को बोल रहे हैं या डिजिटल करेंसी बोला गया है जैसे, तो ये क्रिप्टो करेंसी ही है। जैसे कि अपना ब्लॉकचेन पे बिटकॉइन हुआ, इथेरियम हुआ, इस तरह से ही कुछ क्रिप्टो करेंसीज आरबीआई भी लेके आएगी। तो इस बात से ये बात समझ में आती है कि डिपार्टमेंट आज नहीं तो कल इसको पूरी तरह से रेगुलेट करेगा, इसको बैन नहीं करेगा। तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ये सारी बातें कुछ बोली गई हैं, और इन सब के चलते क्योंकि सबको एक्सपेक्टेशंस था कि कोविड के ऊपर भी कुछ हो सकता है, कोविड के ऊपर भी कोई बातें बोली जा सकती हैं, तो कोविड के ऊपर हाँ कुछ बोला गया है, और बहुत मतलब है तो बहुत माइन्यूट चेंज, बट स्टिल उस चेंज को समझा जाए। पहले कभी भी हम कोई भी अमाउंट किसी से गिफ्ट एज ए गिफ्ट लिया करते थे, तो वो गिफ्ट 50,000 से ऊपर टैक्सेबल हुआ करता था। लेकिन बिकॉज ऑफ कोविड, किसी के कोविड ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी से पैसे लेता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसकी जिंदा रहती है, अगर वो एक्सपायर हो जाता है उसके बाद भी, तो प्री और पोस्ट अमाउंट जितना भी कोई व्यक्ति किसी से लेता है, एज अ गिफ्ट लेता है या एज अ चैरिटी लेता है या किसी भी तरह से लेता है, तो वो पैसा उसके अकाउंट में टैक्सेबल नहीं होगा। अगर हम किसी से भी लेते हैं पैसा, तो वो पैसा 10 लाख रुपए तक टैक्सेबल नहीं होगा। और अगर अपने रिलेटिव से लेते हैं, जो रिलेटिव की डेफिनेशन ऑलरेडी डिपार्टमेंट ने दी हुई है, अपने भाई से, फादर से, मदर से, किसी से भी लेते हैं, तो वो अमाउंट अनलिमिटेड, यानी कि अगर 50 लाख भी होता है तो वो टैक्सेबल नहीं है, किसी भी तरह की टैक्सेबिलिटी इनके ऊपर नहीं लगने वाली। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। एक माइन्यूट चेंज जो है डिपार्टमेंट ने इस बार इस फाइनेंशियल बजट के अंदर ये करा हुआ है कि इनकम टैक्स के साथ में लगने वाला जो सेस हुआ करता था, जिसको हम हायर एजुकेशन सेस या एजुकेशन सेस के नाम से जाना करते थे, तो कभी कभी लोग इसको एज एन एक्सपेंडिचर क्लेम कर लिया करते थे। ये एक्सपेंडिचर क्लेम नहीं करा जाएगा, मतलब डिपार्टमेंट ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि दिस इज नॉट एक्सपेंडिचर, और ये एक टैक्सेशन का पार्ट है, इसको टैक्स का पार्ट ही रखा जाएगा। तो ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट थे जो फाइनेंशियल बजट के अंदर आए हैं। हालांकि जीएसटी के अंदर कुछ चीजों को और चेंज करा गया है,
जैसे डायमंड ज्वेलरीज हुई, क्लॉथिंग्स हुए, इनको सस्ता करा गया है, मशीनरीज जो है वो थोड़ी महंगी करी गई हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो एक मीडियम क्लास फैमिली के लिए बहुत ज्यादा कुछ बेनिफिशियल नहीं इसमें दिखा, और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा कुछ खराब भी उनके लिए करा गया। तो सिंपली इस बजट को ऐसा लगा गया है कि बस उनको बजट देना था तो उन्होंने बजट दिया है, बाकी इस बजट के अंदर ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मिलने को है नहीं। जो आम व्यक्ति है उसके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसका स्लैब रेट है, स्लैब रेट जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहेगा। बाकी बजट से जुड़ी और हाइलाइट्स के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि आप और हाइलाइट्स देख सकें, क्योंकि अभी बहुत कुछ बाकी है इस बजट के अंदर। थैंक यू।